सुप्रभात प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी ऑनलाइन क्लास में। तो बच्चों, हिंदी में हमारा पाठ संख्या 1 चल रहा है, जिसका हम रिवीजन कर रहे थे। क्यों? क्योंकि आपके जो प्री मिड टर्म एग्जाम है उसमें ये आपका सिलेबस रहेगा। तो इसमें जो कहानी है मीकू खरगोश वो हमने पढ़ ली थी, उसके बाद कुछ क्वेश्चनों को हमने सोल्व कर लिया था। आज हम इस पाठ का जो व्याकरण पार्ट है उसको हम रिवाइज करेंगे। ओके, तो व्याकरण पार्ट में हमारा आज का टॉपिक क्या है? वर्ण। तो वर्ण किसे कहते हैं? आप सब जानते हो ना वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण से ही हमारी हिंदी का निर्माण हुआ है। तो वर्ण किसे कहते हैं? जो हम क ख ग घ ऐसे लेकर ज्ञानी तक जो लिखते हैं, जो शब्द लिखते हैं, वो हमारे क्या है? वर्ण है, जिनकी लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। तो हम कह सकते हैं कि जो वर्ण हम लिखते हैं, यानी हिंदी की जो राइटिंग जो हम लिख रहे हैं, वो हमारे वर्ण होते हैं, जो क्या है? इनका एक निश्चित आकार, निश्चित समूह है दिया गया है, निश्चित संख्या दी गई है। तो उस संख्या के आधार पे हम इसका निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले हम वर्ण की परिभाषा लिखेंगे कि वर्ण कहते किसे हैं। तो सबसे पहले हम वर्ण में क्या लिखेंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। यानी जो हम बोलते हैं, जो हम भाषा बोलते हैं, उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है? हमारे जो वर्ण है वो है। वर्णों से मिलकर हमारी भाषा का निर्माण होता है। जैसे कि आपने आवाजें सुनी होगी, जैसे ट्रेन की आवाज़ है, बस की आवाज़ है, तो उनका कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन जो हमारे ये जो वर्ण है, जब हम इनको बोलते हैं तो उनसे हमें समझ में आता है, और हमारे से सामने वाला जो सुनता है उसको भी समझ में आता है। इनके द्वारा हम अपनी बात को समझा सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, तो वर्णों का जो उसके बाद है भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। तो वर्णों का आगे हम लिखेंगे वर्णों का क्रमवार समूह है वर्णमाला कहलाती है। तो अब हम जो वर्ण लिखते हैं, इनका जो क्रमवार यानी एक निश्चित क्रम होता है वर्णमाला का, तो वो हमारी क्या होती है? वर्णमाला होती है। अब वर्ण के प्रकार की बात करें, वर्ण के प्रकार आगे हम बात करते हैं वर्ण के प्रकार की, कि वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। तो मैंने आपको बताया था ना कि वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं वर्ण। कौन कौन से? सबसे पहले तो होता है हमारा स्वर, और दूसरा कौन सा होता है? व्यंजन। यानी जो हम वर्णमाला लिखते हैं उसमें पहला हमारा क्या रहता है? स्वर रहता है, उसके बाद क्या होता है? व्यंजन होता है। और स्वर और व्यंजन के मेल से ही हमारी क्या बनती है? वर्णमाला बनती है। तो हमारी हिंदी में स्वर कितने होती हैं? 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होती हैं। इसके अलावा कुछ और भी होते हैं, जो जैसे कि संयुक्त व्यंजन है, अनुस्वार है, अनुनासिक है, ये चीजें भी होती है। तो सबसे पहले हम स्वर की बात करेंगे कि स्वर कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो हमारी हिंदी में कितने स्वर होते हैं? 11 होते हैं। स्वरों की संख्या कितनी है? 11। तो स्वर कहते किसे हैं? ऐसे वर्ण जिनको बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोला और लिखा जाता है, वो हमारे क्या कहलाती हैं? स्वर कहलाती हैं। जैसे कि कौन कौन से होते हैं 11 स्वर? अ, आ, ई, उ, री, ए, आए, ओ और आओ। ये हमारे क्या है? स्वर हैं। कितने? 11। इनकी संख्या कितनी है? 11 है। इसके साथ साथ हम इसमें जब हम स्वर और व्यंजन लिखते हैं, तो हम वर्णमाला लिखते हैं, तब उसमें हम ये लिखते हैं ना, अंग, अंगूर और अह खाली, जिसे हम अंग, अंगूर, अह खाली बोलते हैं, ये भी लिखते हैं। लेकिन ये हमारे स्वर में काउंट नहीं होते, ये अन्य स्वर है जो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम इन 11 स्वर की बात करते हैं। तो ये जो 11 स्वर है, ये
सहायता नहीं लेनी पड़ती, बिना दूसरे स्वर की सहायता इसको हम लिख सकते हैं और बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमारे हिंदी में इसको हम एक साइड में लिख देते हैं कि स्वर कितने होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की स्वर की, तो स्वर कितनी होती है? 11 होती है। ठीक है, तो ये हुए स्वर। अब बात करते हैं व्यंजन की कि व्यंजन कितने होती हैं। तो हमारी हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। अब इनका एक क्रम होता है, यानी इनका एक समय जो क्रम है वो क्रम वाइज लिखाना जरूरी होता है, तभी वो हमारी वर्णमाला कहलाएगी, वरना हम बीच बीच में से लिखेंगे तो वो हमारी वर्णमाला नहीं होगी। तो सबसे पहले हम 11 स्वर लिखते हैं और उसके बाद हम व्यंजन लिखते हैं जिनकी संख्या क्या होती है? 33 होती है, जिसमें पहला क्या कौन सा वर्ग होता है? क वर्ग होता है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये हमारे कौन से वर्ग हो गए? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, है ना। प वर्ग के बाद होता है हमारा कचट तप। इसके लिए हम एक सूत्र याद रख सकते हैं, एक सूत्र को लिख सकते हैं जिससे हमें ये क्रम याद रहे कि क के बाद कौन सी लाइन आएगी, च के बाद कौन सी लाइन आएगी, ट के बाद कौन सी लाइन आएगी। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, कचट और तप। ये एक शब्द याद रख के आप ये जो वर्णमाला का क्रम है इसको आप याद कर सकते हो। उसके बाद यह प के बाद कौन सा वर्ग होता है? य वर्ग, जिसे हम अंतस्थ बोलते हैं, है ना, य वर्ग। और य के बाद कौन सा होता है? जो उसम व्यंजन होती है ना, जो श वाले 3 प्रकार के जो श होते हैं और उसके साथ है होता है, तो उच्चार हो, और ये हमारे हिंदी वर्णमाला में जो हमारे 33 व्यंजन है उनमें काउंट किया जाता है। तो हम सबसे पहले हम क वर्ग को बोले। क वर्ग की बात करें तो क वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आते हैं? जैसे कि क, ख, ग, घ और अण। ये जो अण है ये हमारा क्या है? पंचम वर्ण है। इसे क्या बोला जाता है? पंचम वर्ण बोला जाता है। उसके बाद च वाली लाइन लिख सकती है, च, छ, ज, झ, ञ। नेक्स्ट कौन सा? ट वर्ग, ट, थ, ड, ढ, ण। नेक्स्ट कौन सा? त वर्ग, त, थ, द, ध और न। नेक्स्ट कौन सा वर्ग है? प वर्ग, प, फ, ब, भ और म। इसके बाद कौन सा आ रहा है? हमारा कौन सा वर्ग है? य वर्ग है, यानी अंतस्थ, जिसे अंतस्थ बोला जाता है। य, र, ल, व। इनकी संख्या कितनी है? 4। अब लास्ट कौन सा बचा हमारा? वहां आपको दिखाई नहीं देगा, तो हमारा लास्ट जो हो उसम व्यंजन है ना, उसम, इनके उसम व्यंजन बोला जाता है। तो उसम व्यंजन में कौन सा आता है? जो हमारा स संजम वाला स है, स कोन वाला स है और श स्लेट वाला श है और है हल वाला है, जो है ये हमारा उसम व्यंजन होते हैं, जो हमारे व्यंजन वर्णमाला में व्यंजन का रूप होती है, जो मिलकर क्या बनती है? 33 बनती है। अब इनको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। तो टोटल कितनी संख्या हो गई इनकी? 33, यानी 33 व्यंजन होते हैं। हमारे व्यंजन कितने होते हैं? 33। आई बात समझ में? तो ये हमारे व्यंजन है। अब व्यंजन के बाद हम बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की। तो ये आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, जैसे मैंने आपको बताया है। तो व्यंजन के बाद आते हैं संयुक्त व्यंजन। व्यंजन के प्रकारों में पहला तो हो गया स्वर, फिर हो गया व्यंजन, फिर बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की। जो हमारी हिंदी में संयुक्त व्यंजन होते हैं उनकी संख्या कितनी है? 4 है। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? 4। एक बात और बताना मैं भूल गई आपको, जो हमारे ये जो व्यंजन है ना, जैसे हम क, ख, ग, घ, ड़, ये जो 33 व्यंजन लिखते हैं, इनमें हम किसका प्रयोग करते हैं? ऐसे व्यंजन जिनके लिखते समय हमें कोई ना कोई स्वर यानी अ स्वर रहता है, वो स्वर वो क्या कहलाते हैं? हमारे व्यंजन कहलाते हैं। यानी कि जो ये हमारे व्यंजन है इनमें सब में क्या कौन सा स्वर है? अ स्वर छुपा हुआ है।
अब मान लीजिए कै में से हम ए स्वर बार निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, कै के नीचे हलंत लगा देंगे धन अ, तो क्या बन गया क। यानी कि ये हमारा कै जो है जिसको हम कै बोलते हैं उसके अंदर हमारा ए स्वर छुपा रहता है, यानी जितने भी हमारे व्यंजन है उनमें कौन सा स्वर रहता है, ए स्वर रहता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे संयुक्त व्यंजन की कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। तो संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। यहाँ हम लिख देते हैं साथ साथ ताकि हमें पता चल जाए कि हमारी हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन और स्वर है, यानी वर्णमाला में कितने अक्षर है, तो वो हम काउंट कर सकते हैं, कितने वर्ण है वो काउंट कर सकते हैं। तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4। जैसे कि हम वर्णमाला में हम सबसे लास्ट वाली लाइन लिखते हैं ना, जैसे अपने बोलते हैं कि छ, त्र, ज्ञ और श्र, ये हमारे संयुक्त व्यंजन है। कौन कौन से, छ क्षत्रिय, त्र त्रिशूल, ज्ञ ज्ञानी और श्र श्रमिक, ये हमारे 4 जो है संयुक्त व्यंजन है। ये क्या है, एक व्यंजन का दूसरे व्यंजन के मेल से बना है, इसलिए इसे संयुक्त व्यंजन, इनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनका व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल हो रहा है, इसलिए इसको संयुक्त का मतलब होता है जोड़ना, यानी जुड़ा हुआ भाग, तो इसीलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे कि हम बात करें, हम अगर छ क्षत्रिय जो है वो किससे बना है, जो हमारा छ क्षत्रिय है वो कै धन श धन अ के मेल से बना है, यानी जो हमारा छ क्षत्रिय वो किससे बना है, क हलंत लगा के धन श धन हलंत लगा के ए, इससे हमारा ये छ यानी कै का किसके साथ मेल हो रहा है, श के साथ मेल हो रहा है ना। कै और श के यानी व्यंजन का, कै भी व्यंजन है और श कोण जो है ये भी हमारा व्यंजन है, व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल होकर उसमें लगा हुआ स्वर है ए, तो इससे बना हमारा श। अब त्र किससे बना, त हलंत र और धन अ, ये हमारा त्र त्रिशूल जो है त और र के मेल से बना, यानी त के नीचे हलंत लगा देंगे। इस हलंत का मतलब लगने का मतलब क्या है, जब हम हलंत लगा देते हैं कोई वर्ण के नीचे तो उसका मतलब होता है कि वो जो व्यंजन है वो स्वर रहित है, यानी बिना स्वर के है, या फिर हम कह सकते हैं कि आधा व्यंजन है। कौन सा व्यंजन है, आधा व्यंजन भी मान सकती है, यानी कि त और र के व्यंजन के मिलने से क्या बना, हमारा त्र बना। नेक्स्ट जो है ज्ञ, यानी ज्ञ ज्ञानी जो है वो किससे बना, हमारा ज और य, जो य का प्रयोग करते हैं, ज य और य और ए के मेल से हमारा कौन सा बना, ज्ञ बना। ठीक है, तो यानी कि ज और य व्यंजन के मेल से हमारा क्या बन रहा है, ज्ञ। अब बात करें श्र की, श्र श्रमिक, जो श्रमिक वाला जो श्र है उस वो किससे बना है, तो जो हमारा दुए वाला श और र और ए के मेल से हमारा श्रमिक शब्द यानी श्र जो है वो बनता है संयुक्त व्यंजन, श र और ए के मेल से। तो छ क्षत्रिय में जैसे कि हम उदाहरण के रूप में जैसे लिखते हैं कक्षा, क्षत्रिय, तो ये हमारा संयुक्त व्यंजन है। त्र में लिखते हैं हम जैसे त्रिशूल और त्रिभुज, है ना, तो इसमें ये जो त्र है ये हमारा संयुक्त व्यंजन है। ज्ञ किससे बनता है, जैसे कि ज्ञान विज्ञान, तो इसमें जो ज्ञ है वो हमारा संयुक्त व्यंजन है। इसी तरीके से हम लिखते हैं, इसमें श्र से बनेगा हमारा श्रमिक और श्रम, तो इसमें जो श्र है वो हमारा संयुक्त व्यंजन है। तो हमारे हिंदी में संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33। ठीक है, आगे हम बात करेंगे अयोगवाह्य व्यंजनों की। तो बच्चों आज हम स्वर व्यंजन और संयुक्त व्यंजन तक ही पढ़ेंगे। आगे का जो भाग है जैसे कि जिसमें हम अयोगवाह्य, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, इनकी बात करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही, तो आप सब इसको दोबारा से फिर रिवाइज कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, ओके।